KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome back to KP classes. I'm your biology educator साइमा हैदर और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो CUT साइंस के बायोलॉजी डोमेन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज जेनेटिकल डिसऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। बट बिफोर दैट मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, वो ये है कि केपी क्लासेस लेकर आया है आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे दो प्लान, जिसमें हमारा जो सारथी बैच है वो हम लॉन्च कर रहे हैं ओनली 1499 में, जिसमें हम आपको जीटी एंड लैंग्वेज दोनों ही कवर कराने वाले हैं। इसके साथ हम एक और बैच लॉन्च कर रहे हैं, हमारा उड़ान बैच, और इस उड़ान बैच में जो हम करने वाले हैं इसमें हम आपको जीटी एंड लैंग्वेज तो कराएंगे ही, इसके साथ साथ जो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो भी हम आपको कराएंगे और इसका प्राइस बहुत ही लेस है विच इज ओनली 1999। तो इसमें जो हम कराने वाले हैं उसमें हमारा साइंस डोमेन है, कॉमर्स डोमेन है एंड ह्यूमैनिटीज डोमेन है। अगर मैं साइंस डोमेन की स्पेसिफिकेशन की बात करूं बेटा, तो इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ जो बच्चे लॉ की स्ट्रीम से करना चाहते हैं उनके लिए लीगल स्टडीज भी कवर कराई जा रही है। तो आप अपनी तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक पे विच इज जेनेटिकल डिसऑर्डर। बेटा व्हाट इज जेनेटिकल डिसऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है डिसऑर्डर मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई है, दैट मीन्स डिस्टर्बेंस हो गया। और कहाँ डिस्टर्बेंस हो गया है? हमारे जेनेटिकल कंपोजिशन में। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है ये क्या है? एक डिस्टर्बेंस है इन जेनेटिक मेकअप। ठीक है, अब जेनेटिक मेकअप क्या है आपका? अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक मेकअप को हम दो तरीके से देखते हैं। एक होता है हमारा क्रोमोसोम के लेवल पे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी आ गई है हम कह सकते हैं। दूसरा एक टर्म आपने सुना होगा जीन, तो जीन में कोई गड़बड़ी आ गई है। एक छोटा सा बेसिक समझाऊंगी मैं यहाँ आपको कि क्रोमोसोम में और जीन में, या फिर आपने सुना होगा डीएनए और क्रोमेटिन, डिफरेंस क्या है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बेटा आपको बोलूं कि ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर आप सभी को पता है एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर आपकी थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर बिखरे हुए होते हैं विच इज, जिसको हम बोलते हैं हमारा डीएनए। ये डीएनए अकेला यहाँ पे नहीं है, इसमें कुछ प्रोटीन एसोसिएटेड है जिससे बाउंड होकर के ये रैप करके यहाँ पे डाला गया है। तो ये जो होल स्कैटर्ड हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, इस स्टेज पे हम इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ये हमारा कहलाता है क्रोमेटिन। लेकिन बेटा जब एक सेल डिवाइडिंग स्टेज पे जाती है, जब वो डिवाइड हो रही होती है, तो ये जितना भी आपका जेनेटिकल कंपोजिशन है एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। एक साथ इकट्ठा क्यों हो जाएगा? कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना है, एक सेल से दो सेल में डिवाइड होना है, सब कुछ इकट्ठा कर लेगा। तो अभी ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे थे ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने लग जाएगा। ये जो आपका न्यूक्लियस था डबल मेम्ब्रेनस, इसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था, अब मैं अगर बोलूं तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, सारा कुछ एक जगह ऐसा ओवरलैप होते हुए इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया है यहाँ पे। तो अभी जो ये बिखरा हुआ सा स्ट्रक्चर था उसको आपने क्रोमेटिन नाम दिया, बट नाउ दैट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज नोन एज क्रोमोसोम। ये हमारा क्रोमोसोम है। जिन बच्चों को क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन में कोई डाउट था वो यहाँ से क्लियर कर लें। अब ये है क्या? पूरा डीएनए कॉइल्ड अप हुआ है, कंडेंस्ड हुआ है। अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से खोलें तो ये इस तरीके से डबल हेलिकल फॉर्म में ओपन होता है और दैट डबल हेलिकल फॉर्म स्ट्रक्चर इज नोन एज द डीएनए। यही क्या कहलाता है बेटा? हमारा डीएनए कहलाता है। ये डीएनए हो गया। अब अगर मैं डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट की बात करूं, डीएनए है क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते गए और एक लंबी सी चेन बन गई है। तो एक स्पेसिफिक पॉली न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं जीन। तो अब देखिए जो हम म्यूटेशन पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं? हो सकता है जेनेटिकल डिस्टर्बेंस आया हो, कहां पे? आपके इस क्रोमोसोम के लेवल पे, यहां पे कोई डिस्टर्बेंस आ गया हो, या फिर डिस्टर्बेंस आया हो हमारे जीन में। पूरे क्रोमोसोम में कोई दिक्कत नहीं आई, आपके सिर्फ एक सिंगल पार्ट पे दिक्कत आई है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं ये टाइप ऑफ
जेनेटिकल डिसऑर्डर की बात हम करें, टाइप्स अगर हम देखें तो यहाँ पे टाइप्स कितने हो जाएंगे आपके, दो तरीके के टाइप्स हम पढ़ते हैं। पहला कौन सा है हमारा, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और आप सबको पता है कि मेंडल ने किस चीज के बारे में बात की थी, एक फैक्टर के बारे में बात की थी जिसको बाद में हमने समझा क्या, जीन, मतलब डीएनए का एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट या सेगमेंट इज कॉल्ड एज जीन। तो इसे हम जीन म्यूटेशन भी बोल सकते हैं, ये हमारा जीन म्यूटेशन हो गया। ठीक है, दूसरा आता है हमारा टाइप में, अगर पूरे के पूरे क्रोमोसोम में दिक्कत आ रही है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसे हम क्या बोल देंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल देंगे। ठीक है, अब पूरे के पूरे क्रोमोसोम में क्या दिक्कत आ सकती है, हो सकता है कि आप जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिस्टर्ब हो गए हो। अगर मैं ह्यूमन का केस लेकर चलूं, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वो ह्यूमन के केस में ही डिसऑर्डर दिए हुए हैं, तो ह्यूमन के केस में आप सभी को पता होगा कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर उसमें से यानी कि टोटल 23 पेयर्स की बात मैं करूं तो 46 क्रोमोसोम, अगर नंबर में कम या ज्यादा हो जाए तो 47 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नंबर में प्रॉब्लम आ रही है तो दो तरीके से आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल हो सकता है एब्रिएशन, कि भाई क्रोमोसोम के नंबर में दिक्कत आ रही है, या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही दिक्कत आ जाए। आपका क्रोमोसोम दो आर्म से मिलकर बना हुआ है, पीएन क्यू आर्म, तो हो सकता है पीएन क्यू आर्म में कुछ डिलीशन आ जाए। तो एक तो न्यूमेरिकल हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, स्ट्रक्चरल हो गया। ये दो चीजें हैं। आपका जो सिलेबस है जो कवर कर रहा है वो किसको कवर कर रहा है बेटा, न्यूमेरिकल एब्रिएशन को कवर कर रहा है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम इसको न्यूमेरिकल लेवल पे देखेंगे कि कितने नंबर का कम हो रहा है या फिर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। अगर मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करूं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या हो रहा है, पूरे के पूरे क्रोमोसोम में कोई दिक्कत नहीं आई, ये आपका क्रोमोसोम था सपोज, तो इस क्रोमोसोम के एक सेगमेंट पे दिक्कत आई है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ये यहां से यहां तक का पार्ट है जो क्या हो चुका है आपका, कुछ डिस्टर्ब हो गई है इसकी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस। ठीक है, तो सिर्फ इसको कहां पे दिक्कत आ रही है, जीन पे दिक्कत आ रही है, तो इसको हम बोल रहे हैं जीन म्यूटेशन, या फिर इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, चलो सॉरी बच्चों, कंटिन्यू करते हैं यहां से। अगर मैं बात करूं किसकी, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम की या स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए की, तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, हमारा जीन म्यूटेशन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि क्रोमोसोम भी दो तरीके के होते हैं। मैंने क्या बोला, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है हमारा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अगर मैं बोलूं बेटा, तो यहाँ पे जो 22 पेयर हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके ऑटोजोम्स। वो कौन से हैं आपके, ऑटोजोम्स, मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन होंगे। आपका इंटेस्टाइन बन रहा है, आपकी ग्लैंड्स बन रही हैं, आपकी सारी चीजें बन रही हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन लेके जा रहा है, हमारा 22 पेयर ऑफ ऑटोजोम। बट जो आपका लास्ट 23rd वाला पेयर होता है, 23rd पेयर जो होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। इसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। कैसे, फीमेल की बात करें तो कौन सा जाएगा आपका एक्स एक्स, मेल की बात करें तो कौन सा जाएगा आपका एक्स वाई वाला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। बाकी सब कुछ सेम सेम है, बट ये वाला जो आपका लास्ट था वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो जो हमारा जीन म्यूटेशन है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, दोनों की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, दो टाइप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। कौन कौन सा, अगर ऑटोसोमल वाले क्रोमोसोम में दिक्कत आई है, उसके जीन में दिक्कत आई है, तो हम इसको बोलेंगे कौन सा, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ऑटोसोमल वाला, है ना। और अगर दिक्कत आ रही है कहाँ पे, अगर दिक्कत आ रही है आपके सेक्स क्रोमोसोम वाले क्रोमोसोम के जीन पे, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। क्या यहाँ तक आप सबको बच्चों को बात क्लियर, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये जो हो रहा है आपका ऑटोसोमल वाला और सेक्स लिंक्ड वाला, होता क्या है,
आपको पता है कि क्रोमोसोम्स पेयर में है, मतलब एक आ रहा है मदर से, एक आ रहा है फादर से, ठीक है, तो दो आ रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है कंडीशन में कि सम टाइम कुछ आपके जीन ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, वो अकेले आए या डबल फॉर्म में आए तो उनको हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो क्या कर देते हैं, सम टाइम अपने एक्सप्रेशन को स्किप कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं रेसेसिव वाले एलील। तो यहाँ पे दो तरीके की चीजें हो रही हैं। जो ऑटोसोमल होगा उसमें भी आपको डोमिनेंट भी होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका रेसेसिव भी होगा, ठीक है। सेक्स लिंक जो होगा यहाँ पे भी क्या होगा आपका डोमिनेंट भी होगा और रेसेसिव वाला भी होगा, ठीक है। अब जो डोमिनेंट होगा वो हर जनरेशन में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो डोमिनेंट है, उसका वो अकेले आए, होमोजाइगस कंडीशन में आए या हेटेरोजाइगस कंडीशन में आए, हमेशा एक्सप्रेस होता ही होता है। तो वो क्या होगा हर एक जनरेशन में आएगा। लेकिन जो रेसेसिव वाला है वो क्या करेगा, आपकी जो जनरेशन है उसको स्किप कर जाएगा। अगर एक जनरेशन में डिसीज हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरे वाली जनरेशन में वो स्किप हो जाए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा किस कंडीशन में, ये बात यहां से आपको याद रखनी है कि रेसेसिव वाला हमेशा कब एक्सप्रेस होगा, हमेशा एक्सप्रेस होगा आपकी होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, जब दोनों रहेंगे। अब एक बात दिमाग में डाल लो, यहीं से आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ एक बात को दिमाग में अच्छे से रखने से। वो ये, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव को टारगेट किया गया है, तो जितने भी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं वो सारे लास्ट में आपके रेसेसिव ही होंगे। आपको नहीं पता, आपको वहां बस थोड़ा सा ध्यान करना है कि ऑटोसोमल वाले हैं सेक्स लिंक वाले हैं, लेकिन जहां जहां डोमिनेंट वाला आएगा उसको तो आप एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन से। सिर्फ आंसर कौन से वाले होंगे, आपके रेसेसिव वाले ही आंसर होंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो है आपके वो कौन से वाले हैं, रेसेसिव है, वही आपको पढ़ने हैं। तो आंसर आपका यहीं से हो गया कि रेसेसिव वाले ही ऑप्शन को चूज करना है। दूसरी बात, दो आपके रेसेसिव में हम पढ़ते हैं, जो कि एक हीमोफीलिया है, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस है। रेस्ट ऑफ ऑल जितने आप डिसऑर्डर पढ़ोगे मेंडेलियन वाले वो सारे के सारे ऑटोसोमल हैं। तो क्या बात याद रखनी है, एक तो सारे रेसेसिव हैं, याद कर लिया आपने। दूसरी बात आप याद करोगे कि कौन सा वाला आपका हो रहा है, सेक्स लिंक्ड कौन सा है आपका, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। दो नाम दिमाग में बैठा लो, आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये आपके सेक्स लिंक्ड हैं, बाकी सारे आपके ऑटोसोमल हैं। तो यहीं से आपके काफी सारे क्वेश्चन डन हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं और समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई, जो ये आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर हो रहा है वो हो क्यों रहा है। तो रीजन की बात करते हैं बेटा, क्या हुआ ऐसा कि ये हो रहा है। तो देखो हुआ क्या, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, जीन क्या है बेसिकली, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। सपोज ये मेरा डीएनए था, ठीक है, ये डीएनए था, इसकी ये वाली जो सीक्वेंस थी वो GTACT थी, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, पहला क्या हो सकता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाए। पहली चीज क्या हो सकती है यहाँ पे, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है जो वो क्या हो चुका है आपका, रिप्लेस हो चुका है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या तो ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड या तो क्या हो रहे हैं यहाँ पे डिलीट हो रहे हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दो चीजें हो रही है बेटा यहाँ पे। अब डिफरेंस क्या है, अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल दूं, GAG ग्लूटामिक एसिड कोट कर रहा है हमारा ये वाला अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन ये अगर ट्रांसफर हो जाए किस में, किस में चेंज हो जाए, GUG में, आप देखो सारे सीक्वेंस जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या हो गया है, यू आ गया। तो क्या रिप्लेसमेंट हो रहा है, अगर इस तरीके से एक सिंगल बेस पेयर पे रिप्लेसमेंट होता है तो दैट फिनोमिना इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, ठीक है। पहली चीज तो पॉइंट म्यूटेशन मतलब सिंगल पॉइंट पे रिप्लेसमेंट हो गया। दूसरा एडिशन या डिलीशन का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका ये सीक्वेंस है GTACT TTA, ठीक है। अब ये क्या बना रहा था, फर्स्ट थ्री आपका अमीनो एसिड 1 बना रहे थे, ये अमीनो एसिड 2 बना रहा था, ये अमीनो एसिड 3 बना रहा था, ठीक है। इस तरीके से ये हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियोटाइड और ऐड कर दूं, यहाँ बीच में मैं ऐड कर दूं यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है,
या फिर यहीं से मैं एक न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, GTA, मैंने एक ए यहाँ पे एडिशनल और ऐड कर दिया, CTG, TTA। क्या अब सेम सीक्वेंस पे आपका अमीनो एसिड बनेगा, फर्स्ट 3 ये हो जाएंगे, फिर ये फर्स्ट सेकंड 3 और ये, आप देखो सीक्वेंस चेंज हो गई, तो पूरे का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया है यहाँ पे। तो दिस काइंड ऑफ जब एडिशन या डिलीशन होता है, रिप्लेसमेंट होगा तो पॉइंट म्यूटेशन होगा, एडिशन डिलीशन होगा तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा वाला, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो दो टाइप हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है वो बनता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा या पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा। क्लियर है, सिंगल बेस पेयर पे अगर हो रहा है तो पॉइंट म्यूटेशन है, अगर एक ऐड हो रहा है न्यूक्लियोटाइड या डिलीट हो रहा है न्यूक्लियोटाइड, देखिए यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियोटाइड थे, ये भी 3 है, लेकिन यहाँ ऐड होने से ये पहले कितने थे, 9 थे, अभी ये 10 हो चुके हैं। ठीक है, नंबर ज्यादा हो गए, अगर ये डिलीट कर देते तो ये 8 हो जाते, नंबर कम हो गए। दैट मीन्स क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे फ्रेम पूरे का पूरा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो या तो पॉइंट म्यूटेशन या तो फ्रेम शिफ्ट, दो रीजन हो गए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है स्पेसिफिकली, और जो पहले एग्जाम्पल में लेके चलने वाले हो वहीं से आपका PYQ आया हुआ है पिछली बार के CUT एग्जाम में। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम कौन सा, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया हमारा पहला टाइप है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। एनीमिया क्या होता है सबको पता होगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जा रही है ना, आरबीसी जो है वो कम हो गए बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। सिकल सेल क्या है, अगर एक नॉर्मल आरबीसी की बात करूं, बाइकॉन्केव होता है, आपको पता होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें एक प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसकी एफिनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो एनीमिया हो रहा है इसमें हो क्या रहा है, जो आपकी आरबीसी की सेल थी वो कैसी हो चुकी है, यहाँ पे सिकल शेप की हो गई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। अब हुआ क्या है बेटा, अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं, ये हमारा हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में दो आपकी इस तरीके से अल्फा चेन होती है और दो ही यहाँ पे क्या होगी आपकी बीटा चेन होगी। ठीक है, तो ये दो अल्फा चेन हो गई और ये दो क्या हो गई आपकी बीटा चेन हो गई। इसी पे आपका आयरन क्या करता है, यहाँ पे Fe2+ यहाँ बाइंड करता है। ठीक है, और इसी Fe2+ के साथ बाइंड होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो अल्फा और बीटा चेन है ये है क्या, पॉलीपेप्टाइड की चेन है। पॉलीपेप्टाइड दैट मींस प्रोटीन, अमीनो एसिड की चेन बनी। ठीक है, तो ये जो बीटा वाली चेन है आपकी, इसको देखना है, इस बीटा वाली चेन में क्या हो रहा है, आपकी बीटा चेन की 6 पोजीशन पे अगर मैं यहाँ अमीनो एसिड को कोट करूं तो ये एन टर्मिनल से आपका 1 2 3 4 5 एंड ये वाला आपका हो गया 6। तो बेटा 6 पोजीशन पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ 6 पोजीशन पे ये याद रखनी है आपको बात, यहाँ 6 पोजीशन के जो कोडॉन है वो है GAG। कौन से कोडॉन पाए जाते हैं, GAG, और ये GAG क्या बना रहा है, ग्लूटामिक एसिड बना रहा है। ठीक है, GAG क्या बना रहा है आपका, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, जो क्या कर रहा है, एक बायकॉन्केव शेप दे रहा है और ऑक्सीजन की एफिनिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो मजबूती से हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड है। ठीक है, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, यही बात याद रखनी है आपको, बीटा ग्लोबिन चेन के 6 पोजीशन के गैप में आपका ये जो ए है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, यू के साथ। ए किसके साथ रिप्लेस हो गया बेटा, यहाँ पे यू के साथ रिप्लेस हो गया है, तो गैप से बन गया है गग, ये बात याद रखनी है। और गग क्या बनाएगा, वैलिन बनाएगा, तो अब ग्लूटामिक एसिड बनेगा नहीं, इसकी जगह पे क्या बन गया, वैलिन बन चुका है आपका। और देखिए सिंगल बेस पेयर में एक्सचेंज हो रहा है, दैट मीन्स कौन सा म्यूटेशन कॉज हो गया है, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन कॉज हो गया है। तो पॉइंट म्यूटेशन के कॉज होने से हुआ क्या, दो डिसऑर्डर आए यहाँ पे। पहला क्या हुआ, आरबीसी का शेप जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जैसे ही शेप चेंज हुआ तो एफिनिटी जो थी ऑक्सीजन की वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई उतना नहीं जा रहा है, तो जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, एनेमिक हो जाएगी, और ये जो आरबीसी का शेप है वो कुछ इस तरीके से सिकल शेप का हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया।
ठीक है, क्या क्या चीजें यहाँ पे देखिए जहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो आपका है क्या। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूँ या आरबीसी की बात करूँ, क्या कभी आपने सुना है मेल फीमेल में अलग अलग होता है? नहीं, दोनों में कॉमन होता है। तो क्या एक्स लिंक्ड होगा या फिर आपका ऑटोसोमल होगा? तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा, ये आपका ऑटोसोमल होगा। और एक चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सारे के सारे डिसऑर्डर कौन से वाले हैं आपके, रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये वाला भी कौन सा होगा आपका, रेसेसिव डिसऑर्डर ही होगा। तो ये याद रखना है आपको इस तरीके से कि मेल फीमेल दोनों में ब्लड ग्रुप है तो ऑटोसोमल है, और मोस्टली आपके जो जेनेटिकल डिसऑर्डर है वो कौन से, रेसेसिव है। तो ऑटोसोमल रेसेसिव है, ये पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन आया था आपका। दूसरा, क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन याद रखना है। दूसरा, पॉइंट म्यूटेशन में क्या चीजें चेंज हो रही है, ग्लूटामिक एसिड से वैलिन बन रहा है। फिर क्या और पूछा जा सकता है कि पॉइंट म्यूटेशन के बाद क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो सिकल शेप क्या जो आपका आरबीसी है वो चेंज हो रहा है, और एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और कहां पे प्रॉब्लम आई आपकी पॉइंट म्यूटेशन की, तो बीटा ग्लोबिन चेन के 6 पोजीशन पे प्रॉब्लम अराइज हुई है। इस स्लाइड से आपके यही सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। यहां पे मैं एक और छोटा सा टॉपिक यही समझा दूंगी आपको। देखो क्या हो रहा है बेटा, एक जीन होगा कोई सा जो बीटा ग्लोबिन चेन को बनाता होगा, वही जीन यहाँ पे क्या हुआ है, म्यूटेटेड हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे, एक जीन के म्यूटेटेड होने पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितने डिस्टर्ब हुए, 2। आरबीसी का शेप भी चेंज हो गया और एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन भी रिड्यूस हो गई। तो एक आपका छोटा सा कंसेप्ट होता है, जब एक जीन 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्टर्ब करता है या इन्फ्लुएंस करता है, इसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिज्म। तो यहां पे ये बात याद रखनी है, इट इज द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये प्लियोट्रोपिज्म का ही एक एग्जांपल है। दूसरा हम आते हैं यहाँ पे, हमारा दूसरा जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो लेकर आएंगे, और वो कौन सा है हमारा दूसरा वाला मेंडेलियन डिसऑर्डर, फिनाइल कीटोयूरिया। ठीक है, तो दूसरा वाला मेंडेलियन डिसऑर्डर लिखते हैं यहाँ पे, फिनाइल कीटोयूरिया। फिनाइल कीटोयूरिया की बात करें तो क्या होता है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलानिन। व्हाट इज एसेंशियल अमीनो एसिड, आपको उसी चीज की जरूरत होती है जो आपके पास नहीं है, तो हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, हम कैसे ले रहे हैं उसको, वाया सप्लीमेंट, जो हम खाना खा रहे हैं सप्लीमेंट ले रहे हैं उसके थ्रू वो हमारी बॉडी में जा रहा है। तो यहाँ पे एक एसेंशियल अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन। अब ये जो फिनाइल एलानिन है, ठीक है, फिनाइल एलानिन, ये होता क्या है बेटा, एक टाइम के बाद बॉडी में स्टोर नहीं हो रहा है, हम ले रहे हैं, ये जस्ट जाके चेंज हो जा रहा है दूसरे अमीनो एसिड में जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन। ठीक है, तो नो एक्यूमुलेशन ऑफ द फिनाइल एलानिन इन आवर बॉडी। हमने जो फिनाइल एलानिन अपटेक किया वो चेंज हो रहा है किसमें, टायरोसिन में। तो कह सकते हैं प्रोडक्ट है, सॉरी एक सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो बेटा इसको कराने के लिए तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है आपका जिसका नाम आप पढ़ते हो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। अब एक एंजाइम है, दैट मींस एक प्रोटीनेशियस नेचर है आपका, प्रोटीन बना रहा है, तो कोई ना कोई जीन होगा जो उसको बनवा रहा होगा। तो यहाँ पे आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिल जीन होता है जो कि क्या बनवाता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज को बनवाता है। और ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कैसा क्या करता है, जैसे ही फिनाइल एलानिन आपकी बॉडी में आएगा उसको कन्वर्ट करा देगा किसमें, टायरोसिन में कन्वर्ट करा देगा। अब टायरोसिन क्या कर रहा है, बॉडी में इकट्ठा नहीं हो रहा है, टायरोसिन जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, हमारे T3 एंड T4 हार्मोन्स में, हमारे थायरोक्सिन हार्मोन्स में, और हमारा इमरजेंसी हार्मोन बनवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो नो एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग ओवर हियर। जो फिनाइल एलानिन था वो टायरोसिन में चेंज हुआ, टायरोसिन आपका थायरोक्सिन में चेंज हो गया, इमरजेंसी हार्मोन में चेंज हो गया, कोई एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा। बट जेनेटिकल डिसऑर्डर पड़ रहा है बेटा, हमारा जीन डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे। और कौन सा जीन डिस्टर्ब हुआ है, आपका फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज जीन डिस्टर्ब हो गया।
जैसे ही पीएच जीन डिस्टर्ब हुआ, इसने अपने एंजाइम के सिंथेसिस को क्या कर दिया, रोक दिया। अब आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, और अगर ये सिंथेसाइज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आपका जो फिनाइल एलानिन अभी तक टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा था, कन्वर्जन इज ब्लॉक। क्या होगा, अगर म्यूटेशन हो गया, ठीक है, म्यूटेशन अकर, तो क्या होगा, आपका जो इंक्रीज हो जाएगा आपका क्या बॉडी में, फिनाइल एलानिन। जैसे ही ये बॉडी में इंक्रीज होगा तो आपको पता है हमारा किडनी सिस्टम क्या करता है, जो चीजें एक्स्ट्रा होगी उनको बॉडी से बाहर करेगा। तो आपका यूरिया के थ्रू इसका क्या होने लग जाता है, बाहर ड्रेन होने लग जाता है बॉडी में। दूसरा, इसलिए इसको फिनाइल की जो यूरिया भी बोल रहे हैं। दूसरा क्या करेगा, ये आपका तीन चीजें कॉज करवा देगा। पहला करेक्टर, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, जो पर्सन होगा वो मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, रैपिड हेयर लॉस हो जाएगा, ठीक है, हेयर लॉस हो जाएगा उस इंडिविजुअल में। और क्या होगा, स्किन जो है वो पिगमेंटेड हो जाएगी, स्किन पिगमेंटेशन, हाईली पिगमेंटेड स्किन हो जाएगी। आप फिर से देखो, जीन तो आपका एक था, लेकिन जो इन्फ्लुएंस हुआ वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्फ्लुएंस हुआ है। आप देख सकते हो, मेंटल रिटार्डेशन भी हो गया, हेयर लॉस भी हो गया, और स्किन पिगमेंटेशन भी हो गया। एक जीन जब एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करता है तो दैट फिनोमिना इज नोन एज प्लियोट्रोपिज्म। तो ये भी किसका एग्जांपल है बेटा, प्लियोट्रोपिज्म का। इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि प्लियोट्रोपिज्म में भी आ रहा है और जेनेटिकल डिसऑर्डर में भी, तो इसे अच्छे से कवर करना है। दूसरा आपका अगर मैं एक बात करूं तो कौन सा वाला आता है यहाँ पे CFTR जीन का आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। अगला हम कौन सा कवर करेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या कर रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव वन है, ठीक है। मैंने बताया हीमोफीलिया और आपका कलर ब्लाइंडनेस को छोड़ के सारे ऑटोसोमल वाले हैं, तो ये भी कौन सा है आपका, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑटोसोमल है, कौन सा, रेसेसिव। डोमिनेंट टर्म में पढ़ना ही नहीं है, कौन से हैं सारे आपके, रेसेसिव वाले हैं, ठीक है। चलो, तो कौन से वाले हैं ये हमारे ऑटोसोमल वाले। होता कहाँ है बेटा, ये एक CFTR जीन होता है। क्या काम करता है ये CFTR जीन, आपकी बॉडी में वाटर और आयन को बैलेंस करता है, ठीक है। जो चैनल्स होते हैं आपके वाटर बैलेंसिंग और आयन बैलेंसिंग को, उसको मेंटेन करता है। तो मेंटेन वाटर एंड आयन बैलेंस, ठीक है, चैनल को बैलेंस कर रहा है। अब देखो, आपने सुना होगा हमारी बॉडी में म्यूकस होता है हर जगह, ठीक है। अब ये म्यूकस एक ग्लाइकोप्रोटीन और वाटर के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अगर CFTR जीन हमारा क्या हो रहा है, यहां पे डिस्टर्ब हो रहा है, ये डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, ये डिस्टर्ब हुआ। जैसे ही ये डिस्टर्ब हुआ, वाटर एंड आयन का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। तो ग्लाइकोप्रोटीन को ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, तो म्यूकस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा या थिक हो जाएगा, म्यूकस विल बी थिक। और थिक म्यूकस क्या करेगा, जितने ट्रैक हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड से सब में जाके एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, उनके पाथवे को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉकेज क्लियर करवा देगा, ठीक है, ब्लॉकेज कॉज करवा देगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट आते हैं हम, इसी में आपका हीमोफीलिया की बात करते हैं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की बात करूं अगर मैं, इसको रॉयल डिसीज भी बोला जाता है। क्यों रॉयल डिसीज बोल रहे हैं, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके एंसेस्टर्स में ये पाया गया, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिसीज, ठीक है। दूसरा, हीमोफीलिया की अगर मैं बात करूं, इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग, रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। दैट मीन्स ब्लीडिंग दैट मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। तो बेटा यहाँ पे वो वाले जीन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहे थे, दो क्लॉटिंग फैक्टर हम पढ़ते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9। तो इन क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने वाले जीन क्या हो गए हैं, यहाँ पे हैम्पर हो गए हैं, दैट्स व्हाई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा। और जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा तो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो जो भी पर्सन इससे अफेक्टेड होगा उसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता रहेगा। तो दो टाइप होते हैं यहाँ पे, एक होता है हमारा हीमोफीलिया ए और दूसरा होता है हमारा
हीमोफीलिया बी। ठीक है, हीमोफीलिया ए जो है हमारा वो क्या कर रहा है, इट इज कॉज्ड बाय अफेक्टेड ऑन फैक्टर आपका 8, फैक्टर 8 को अफेक्ट कर रहा है, जबकि हीमोफीलिया बी जो होगा यहाँ पे कौन सा फैक्टर आपका अफेक्टेड हो जाएगा, जो जीन है फैक्टर 9 को बनाने वाला वो अफेक्टेड हो जाएगा। और इसी फैक्टर 9 को हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी इसको बोलते हैं, तो इसी को हम क्रिसमस डिसीज भी बोल सकते हैं। अब बेटा ए पहले आता है, बी बाद में आता है, 8 पहले आता है, 9 बाद में आता है, तो याद रहेगा हीमोफीलिया ए को कॉज करने वाला कौन है, फैक्टर ए, हीमोफीलिया बी को कॉज कराने वाला कौन है, फैक्टर 9। होप आपको ये याद रहेगा। ठीक है, और ये कौन सा वाला आपका है, किस टाइप का है, तो अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया सारे रेसेसिव है, और हीमोफीलिया कौन सा वाला है आपका, सेक्स लिंक्ड वाला। तो एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लो कि कैसा है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। ठीक है, चलो आगे आते हैं, और एक और लेते हैं हम यहाँ पे आपका डिसऑर्डर जो कि है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी आपका सेक्स लिंक्ड है, और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है। ठीक है, अब इस कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, सबको पता है कोन सेल्स होती है हमारी, जो कोन सेल्स है वहां पे जीन होंगे, वो कुछ प्रोटीन बनाते हैं जो कि क्या करता है, ग्रीन और रेड कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमारी आंखों में सेंसेशन देता है ग्रीन और रेड की। तो बेटा यहाँ पे है क्या, एक जो हमारी कोन सेल थी, ठीक है, कोन सेल में जीन है जो कि क्या सिंथेसिस करा रहा है, कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करवा रहा है, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रेड एंड ग्रीन कलर। तो एक बात बताओ, अगर ये वाला जीन म्यूटेटेड हो जाए तो रेड और ग्रीन कलर के सेंसेशन भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जो भी इंडिविजुअल इससे अफेक्टेड होते हैं उनको रेड और ग्रीन का सिग्नलिंग नहीं होता। नेक्स्ट, अगर मैं इससे एक आपको छोटा सा हिंट दूंगी जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहली बात, जब भी कोई रेसेसिव डिसऑर्डर के बारे में पूछेगा तो बेटा रेसेसिव वाला हमेशा आपका होमोजाइगस कंडीशन पे ही होता है। ठीक है, अगर मान लो मदर जो थी वो अफेक्टेड थी, ठीक है, एक्स वाला क्रोमोसोम लेके जा रहा है इसको, तो मदर अफेक्टेड थी या फिर फादर अफेक्टेड था, तो जो अफेक्टेड जीन यहाँ पे था ये वाला था। तो देखो मदर में तो तब होगा या किसी फीमेल में तब होगा जब इसके दोनों जीन अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अगर इसके दोनों जीन अफेक्टेड हैं तब तो ये अफेक्टेड फीमेल होगी। ठीक है, तब तो ये अफेक्टेड फीमेल होगी। लेकिन अगर मेल में, क्योंकि केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो उस पे ये आपका डिसीज हुआ तो क्या होगा, मेल अफेक्टेड होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूं, सिर्फ उसके पास एक ही एक्स पे प्रॉब्लम थी, दूसरा एक्स सही सलामत था, तो कभी भी डिसीज कॉज नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये कहलाएगा आपका कैरियर। ठीक है, अब ऐसे किसी भी रेसेसिव डिसीज के आने के लिए दोनों ही पेरेंट्स का डिसीज होना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहां से इस पॉइंट को भी याद रखना है कि किसी भी रेसेसिव डिसऑर्डर का किसी भी पॉपुलेशन में एक्सप्रेशन ओनली कितना है, 25% है। ठीक है, और अगर मेल अफेक्टेड है तो क्या होगा, यहाँ पे जितने भी आपके सेक्स लिंक्ड वाले होंगे वो क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो करते हैं। मतलब अगर फादर को प्रॉब्लम है तो डॉटर में जाएगी, अगर मदर को प्रॉब्लम है तो सन में जाएगी। ठीक है, याद क्या रखोगे आप एक्स लिंक्ड के लिए कि अगर मेल अफेक्टेड है तो प्रॉब्लम जाएगी फीमेल में, फीमेल विल बी अफेक्टेड तो प्रॉब्लम किस में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, मेल में। क्रिस क्रॉस पैटर्न इसको बोलते हैं। और क्योंकि एक आपका एक्स क्रोमोसोम अकेले डिसीज करवा रहा है मेल में, तो ये प्रॉब्लम जो होगी वो मोस्टली किसको होगी, मोस्टली अफेक्टेड टू द फीमेल। मोस्टली अफेक्टेड कौन होंगे यहाँ पे, आपके मेल होंगे। क्लियर है, दिस होल पैटर्न इज नोन एज क्रिस क्रॉस पैटर्न। ठीक है, चलो क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और डिसऑर्डर लेंगे हम, थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया जो है आपका बेटा ये ऑटोसोमल है, क्योंकि ये भी एनीमिया ही कॉज करवा रहा है, तो इट इज द ऑटोसोमल, और ऑटोसोमल में सारे के सारे रेसेसिव है तो ये भी रेसेसिव होगा। अब देखो थैलेसीमिया को
एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इट इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्यों क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोल रहे हैं? इसमें हीमोग्लोबिन के जो अल्फा और बीटा चेन है उनमें दिक्कत आ रही है। जितने ज्यादा जी आपकी चेन डिस्टर्ब होगी उतना ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होगा। तो क्वांटिटी पे बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। अब दो तरीके का थैलेसीमिया होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, तो आपका अल्फा चेन, जाहिर सी बात है अल्फा थैलेसीमिया नाम ही है तो कौन सा चेन डिस्टर्ब हो रहा होगा? अल्फा वाला। दूसरा है हमारा बीटा थैलेसीमिया, तो यहां पे कौन सा चेन डिस्टर्ब हो रहा होगा? हमारा बीटा वाला। अब यहाँ पे दो जीन है बेटा, यहाँ पे HbA1 और HbA2 दो जीन है, और दोनों जीन कहां पाए जा रहे हैं? लाइंग ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम 16 पे है। बीटा थैलेसीमिया जो है हमारा वो क्या है? HBB जीन, एक ही जीन है केवल, HBB जीन जो इसको कॉज करवाता है। और ये HBB जीन कहाँ है आपका? क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाता है, ठीक है। HBB जीन आपका क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जा रहा है, जबकि HbA1 HbA2 कहां पाया जा रहा है? क्रोमोसोम 16 पे। होगा क्या? अल्फा बीटा चेन अच्छे से बनेंगी नहीं, तो जो स्प्लीन होता है आपको पता होगा ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज होता है, वो पहचानता है कि खराब आरबीसी कौन सी है, उसको ले जाकर के डिस्ट्रॉय कर देता है। जब अल्फा और बीटा चेन अच्छे से नहीं बनेंगी तो आपका स्प्लीन रिकॉग्नाइज करेगा कि ये तो कैसा आरबीसी है, आपका डिस्ट्रॉय करने वाला आरबीसी है, उसको ले जाएगा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी किस चीज की? आरबीसी की और हीमोग्लोबिन की हम कह सकते हैं, और जो क्या कॉज कर देगा? एनीमिया कॉज करवा देगा ऑन द जेनेटिक लेवल, ठीक है। तो ये भी आपका कौन सा है? ब्लड ग्रुप की सॉरी ब्लड की आरबीसी की बात हो रही है, तो मेल फीमेल दोनों में कॉमन, तो ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है। तो ये आपका सारा मेंडेलियन डिसऑर्डर था जो हमने आज के लेक्चर में कवर किया। बट बिफोर एंडिंग दैट हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, जिससे आपको ये भी पता चलेगा आपने कितने अच्छे से इस चैप्टर को तैयार किया है, टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिकल डिसऑर्डर? ठीक है, पहला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑटोसोमल वाला हमारा कौन सा था? हीमोफीलिया हमारा एक्स लिंक था, ठीक है। स्केलेटल आपका डिस्प्लेसिया आपने पढ़ाई नहीं, आपके सिलेबस में नहीं। दूसरा सिकल सेल एनीमिया, जो कि क्या होगा आपका? इट इज द करेक्ट वन, ठीक है। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉयल डिसीज? अभी मैंने बताया क्वीन विक्टोरिया के इंसिस्टर्स में पाया जाता था, इसलिए इसको रॉयल डिसीज कहते थे। एंड द नेम ऑफ द डिसीज इज, कौन सा हो जाएगा आपका? हीमोफीलिया। The mode of the inheritance for the trait fragile X syndrome is, fragile X syndrome में आपका कौन सा होता है? तो बेटा X linked होता है, लेकिन ये डोमिनेंट वाला है केस है, ठीक है। डोमिनेंट आपके सिलेबस में है नहीं। Which of the following disorder is an example of the point mutation? एक सिंगल पॉइंट पे गैग से गग बन रहा है, अभी हमने पढ़ा, कौन सा होगा? पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है आपका, सिकल सेल एनीमिया। If the father in a family has a disease, फादर में प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, while the mother is normal, मदर बिल्कुल नॉर्मल है, फादर में प्रॉब्लम आ रही है, मदर इज द नॉर्मल वन, ठीक है, क्रॉस हो रहा है इन दोनों के बीच, इज नॉर्मल। द डॉटर्स ओनली आर इनहेरिटेड बाय द डिसीज एंड नॉट द सन। नेम दिस टाइप ऑफ डिसीज। अभी मैंने पढ़ाया बेटा क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस पैटर्न में क्या होता है? अगर फादर इफेक्टेड है तो प्रॉब्लम किस में आएगी? डॉटर में आएगी। यही बात ये बोल रहा है। और ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसका है? सेक्स लिंक्ड वाले का। तो यहाँ पे सेक्स लिंक्ड वाला कौन सा होगा आपका? ये है। और हमने पढ़ा है अभी कि सारे रेसेसिव है, तो ये, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि मदर जो थी वो नॉर्मल थी, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। एक ही आपके क्रोमोसोम पे, एक ही जीन पे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी डॉटर में एक्सप्रेस हो रहा है। दैट मीन्स इट इज डोमिनेंट वन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, बिल्कुल सही। व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड वुड हैव द डिसीज? इफ एनी वन ऑफ द पेरेंट, ईदर मदर और फादर, इज द कैरियर ऑफ द फॉल्टी सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन। तो बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव वन है। रेसेसिव में मैंने तुम्हें बताया
दोनों पेरेंट्स में जब प्रॉब्लम होगी तभी वो अगली जनरेशन में जाएगी, है ना। होमोजाइगस या तो कंडीशन होगी आपके दोनों पेरेंट्स की, या फिर दोनों ही हेट्रोजाइगस वाले डिसीज होंगे, तब चांसेस है आपके आगे जाने के लिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम होगी जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले आपके जीन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में से कह रहे हैं रेसेसिव वाला है, और क्या हो गया यहाँ पे, कैरियर है यहाँ पे ओनली, ठीक है। तो और वो भी सिंगल पेरेंट कैरियर है, तो किसी को भी डिसीज होने के चांसेस यहाँ पे नहीं है। द आंसर विल बी योर 0%। होप यू लाइक द कंटेंट, आपको कंटेंट समझ में आया होगा। तो आगे की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच।